स्वागत है आपका ऑल इन वन एग्जाम रेडी सीरीज में, जहां पर हम थ्योरी प्रैक्टिकल वाइवा के साथ साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप एग्जाम में कम से कम शब्दों में बेहतरीन आंसर लिख कर आए और एग्जामिनर भी खुश होकर आपको फुल मार्क्स देकर जाए। आज हम करेंगे क्लास 11 जियोग्राफी प्रैक्टिकल मैप प्रोजेक्शंस। स्क्रीन पे आप जो टॉपिक्स देख रहे हैं, आज हम इस वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ग्लोब क्या है? जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, बल्कि वो जियोइड शेप का दिखता है। जियोइड शेप कुछ हद तक स्फीयर की तरह दिखता है, लेकिन वो ऊपर से और नीचे से दबा हुआ होता है। अब इस जियोइड शेप को दिखाने के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्लोब अर्थ का सबसे बेस्ट मॉडल रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इसमें जब हम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को देखते हैं तो उसका शेप और साइज एकदम एक्यूरेट दिखता है। अब एग्जाम में इसके आंसर के लिए आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ग्रेटिट्यूड क्या है? हमारा जो ग्लोब है उस पे हम जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिन्हें हम पैरेलल्स या फिर लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिन्हें हम मेरिडियंस या फिर लॉन्जिट्यूड्स भी कहते हैं, उनका जो नेटवर्क हम ड्रॉ करते हैं उसे हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। मतलब इन लाइंस को और इन लाइंस को जब हम एक साथ ड्रॉ करते हैं तो वो जो जालीदार नेटवर्क बनाते हैं वही ग्रेटिट्यूड है। अब एग्जाम में इसके आंसर के लिए आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। मैप प्रोजेक्शन क्या है? ग्रेटिट्यूड्स को जब हम एक फ्लैट सरफेस पे या फिर प्लेन सरफेस पर ड्रॉ करते हैं, इसे ही हम मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम ग्रेटिट्यूड को प्लेन सरफेस पे ट्रांसफर करते हैं तो ये मैप प्रोजेक्शन कहलाता है, या फिर जब हम स्फेरिकल नेटवर्क ऑफ ग्रेटिट्यूड्स को एक प्लेन पेपर पर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये मैप प्रोजेक्शन कहलाता है। एग्जाम में इसके आंसर के लिए आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। अब आपको जो डेफिनेशन आसान लगे आप उसको याद कर सकते हैं। ग्लोब के क्या क्या लिमिटेशंस हैं? सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि ग्लोब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है। दूसरा, हम ग्लोब को हर जगह कैरी नहीं कर सकते क्योंकि वो साइज़ में बड़ा होता है। उसी के साथ साथ ग्लोब में हम कोई माइनर डिटेल नहीं दिखा सकते, यानी कि ग्लोब में अगर इस वाले पॉइंट को हमें डिटेल में दिखाना हो तो हम इसको जूम नहीं कर सकते। वहीं पे अगर इस एरिया को या फिर इस पॉइंट को अगर हम फ्लैट पेपर पर प्रोजेक्ट करें तो उसको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तीसरा ये है कि ग्लोब पर जो मेरिडियंस हमें सेमी सर्कल की तरह दिखते हैं और जो पैरेलल्स हमें सर्कल की तरह दिखते हैं, वही जब हम मैप में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक नेटवर्क बनाते हैं या फिर इंटरसेक्टिंग कर्व्ड लाइंस का एक नेटवर्क बनाते हैं। एग्जाम में इसके आंसर के लिए आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। मैप प्रोजेक्शन आखिर हमें क्यों चाहिए? सबसे पहला, ग्लोब पे किसी भी रीजन को अगर हमें डिटेल में पढ़ना हो तो हम उसे मैप प्रोजेक्शन से बड़ा करके एक फ्लैट पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं और उस रीजन को हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर ग्लोब में कोई 2 अलग अलग पॉइंट्स हो, जैसे कि ये और ये, या फिर कोई पॉइंट अगर ठीक इसके उल्टे साइड में हो, तो हम उसको ग्लोब में साइड बाय साइड रखकर कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं 2 पॉइंट्स को अगर हम मैप प्रोजेक्शन से फ्लैट पेपर पर ड्रॉ कर ले तो हम उन्हें साइड बाय साइड रखकर कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम में इसके आंसर के लिए आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। मैप प्रोजेक्शन करते टाइम हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? मैप प्रोजेक्शन में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि आखिर हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के लाइंस को एक फ्लैट पेपर पर कैसे दिखाएं। यहाँ पर सबसे पहला, अगर ये आपका ग्लोब है और ये आपका फ्लैट सरफेस है, अब इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो ठीक बीचों बीच का जो पॉइंट है जो ग्लोब के साथ टच कर रहा है, यहाँ पर डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा कम होता है। लेकिन जब हम इस पॉइंट से ऊपर या नीचे बढ़ते हैं तो ये डिस्टॉर्शन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। डिस्टॉर्शन का मतलब है कि उसका जो एक्चुअल शेप, साइज, एरिया, डायरेक्शन, डिस्टेंस, जो भी उनके ये प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ से ये या तो साइज में या तो ज़्यादा दिखते हैं या तो कम दिखते हैं। अब दूसरा ये है कि अगर हम ग्लोब के सेंटर पे लाइट यूज़ करें तो ठीक इस पॉइंट से जो इमेज सामने आता है ये साइज में छोटा होता है या फिर ये ओरिजिनल साइज का होता है, लेकिन जो इमेजेस इस पॉइंट से दूर होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं। कि ये रहा आपका ग्लोब, ये रहा आपका फ्लैट पेपर। अब हम जब इसमें लाइट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होता है या फिर इस पॉइंट को हम टेंजेंशियल पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठीक सेंटर से ये लाइन और ये लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस टेंजेंशियल पॉइंट पे डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा कम होता है, और वहीं पे जब ये इन पॉइंट से दूर जाता है
तो ये डिस्टॉर्शन बढ़ता रहता है। ये प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ग्लोब है वो एक डेवलपेबल सरफेस नहीं है, इसलिए हम जितना भी कोशिश कर ले उसमें कोई ना कोई डिस्टॉर्शन आना ही है। अब एग्जाम में इसके आंसर के लिए आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। मैप प्रोजेक्शन को हम स्टडी ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द लाइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड्स फ्रॉम द ग्लोब टू द फ्लैट शीट ऑफ पेपर क्यों कहते हैं। अब ग्लोब के किसी रीजन को जब हम फ्लैट पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें किसी ना किसी टाइप का डिस्टॉर्शन आ ही जाता है। तो उस डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए हम अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शंस के जरिए ग्लोब के ग्रेटिट्यूड्स को प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं टाइप्स को हम मैप प्रोजेक्शन में डिटेल में पढ़ते हैं। अब एग्जाम में इसके आंसर के लिए आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन क्या है। मैप प्रोजेक्शन के 4 एलिमेंट्स हैं। पहला है रिड्यूस्ड अर्थ, दूसरा है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, तीसरा है मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, चौथा है ग्लोबल प्रॉपर्टी। अब हमारा जो रियल अर्थ है वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। अब उसको हम पेपर में दिखाने के लिए रियल अर्थ को साइज में छोटा करते हैं। इसको साइज में छोटा करने के लिए हम रिड्यूस्ड स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अब रिड्यूस्ड स्केल से जो हम छोटा अर्थ बनाते हैं इसे ही हम रिड्यूस्ड अर्थ कहते हैं। अब इस रिड्यूस्ड अर्थ में यहाँ पर जो बीचों बीच से गुजरता हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर इक्वेटोरियल डायमीटर है, ये हमेशा ये बीचों बीच से गुजरने वाले वर्टिकल लाइन या फिर पोलर डायमीटर से साइज में हमेशा बड़ा होता है। मतलब ये वाला लाइन इस वाले लाइन से साइज में बड़ा होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम रिड्यूस्ड अर्थ बनाएंगे ये ऊपर से और नीचे से दबा हुआ होगा और इसी रिड्यूस्ड अर्थ की मदद से हम मैप प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। अब एग्जाम में इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको ग्लोब में दिख रहे हैं ये सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं। यहाँ पे जो एकदम बीच से गुजरने वाला लाइन है ये हमारा इक्वेटर है जो कि हमारा 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है और एकदम टॉप और एकदम नीचे जो आपको दिख रहे हैं ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। एग्जाम में आप इसको कुछ इस तरह लिखेंगे। ग्लोब पे जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रहे हैं ये सारे मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड होते हैं। अब इनमें से हम एक पर्टिकुलर लाइन को 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से डिमार्केट करते हैं और इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसको प्राइम मेरिडियन लेने का मेन रीजन ये है कि इसके रेस्पेक्ट में हम टाइम और डेट को कैलकुलेट करते हैं। अब एग्जाम में आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। मैप प्रोजेक्शन करते टाइम हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करते हैं जिनमें से पहला है डिस्टेंस, दूसरा है शेप, तीसरा है साइज या फिर एरिया, चौथा है डायरेक्शन। अब एग्जाम में आप इस चीज को ऐसे ही लिख सकते हैं। किन किन तरीकों से हम मैप प्रोजेक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। मैप प्रोजेक्शंस को हम 4 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला है ड्राइंग टेक्निक्स के आधार पे, दूसरा है डेवलपेबल सरफेस के आधार पे, तीसरा है ग्लोबल प्रॉपर्टीज के आधार पे और चौथा है सोर्स ऑफ लाइट के आधार पे। ड्राइंग टेक्निक्स के आधार पर हम मैप प्रोजेक्शंस को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ड्राइंग टेक्निक्स या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के आधार पर हम मैप को 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मतलब हम इस प्रोजेक्शन में लाइट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम ग्लोब पे लाइट थ्रो करेंगे और उस लाइट के रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगा हम उसी को मैप में प्रोजेक्ट कर देंगे। दूसरा है नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, मतलब कि इस प्रोजेक्शन में हम किसी लाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और तीसरा है मैथमेटिकल प्रोजेक्शन या फिर कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। इसमें हम मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी जगह के इमेज को प्रोजेक्ट करेंगे। अब एग्जाम में इसके आंसर के लिए आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब दूसरा बेसिस जानने से पहले जान लेते हैं डेवलपेबल सरफेस और नॉन डेवलपेबल सरफेस क्या है। डेवलपेबल सरफेस और नॉन डेवलपेबल सरफेस को अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी चीज को हम फ्लैट कर सकते हैं तो वो डेवलपेबल सरफेस कहलाता है। वहीं पे अगर किसी चीज को हम फ्लैट नहीं कर सकते तो वो नॉन डेवलपेबल सरफेस बन जाता है। मतलब कि अगर हम किसी सिलेंड्रिकल सरफेस को देखें या फिर हम किसी कॉनिकल सरफेस को देखें तो हम इसको खोल सकते हैं, खोल के हम इसे फ्लैट कर सकते हैं और ये करते टाइम हमें इसे तोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर अगर हम किसी स्फेरिकल सरफेस को ले या फिर अगर हम ग्लोब को ले तो हम उसको फ्लैट नहीं कर सकते और अगर हम इसको फ्लैट करने भी जाएं तो इसके लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। अब एग्जाम में इसके आंसर के लिए आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। डेवलपेबल सरफेस के आधार पर हम मैप प्रोजेक्शंस को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में जो ग्लोब होता है हम उसके चारों तरफ पेपर को लपेट देते हैं और पेपर को लपेटने के बाद जो इमेज हमें मिलता है वही सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहलाता है। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा है कॉनिकल प्रोजेक्शन।
अगर आप पेपर से एक कोन बनाएं और उसको ग्लोब के ऊपर रख दें तो जो सरफेस इस ग्लोब को टच करेगा उसके इमेज को अगर हम प्रोजेक्ट करें तो वो कॉनिकल प्रोजेक्शन कहलाता है। अब एग्जाम में इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तीसरा है हमारा जेनिथल प्रोजेक्शन। जेनिथल प्रोजेक्शन के लिए हम एक फ्लैट से पेपर को जब ग्लोब के किसी भी सरफेस से टच करते हैं तो हमें जेनिथल प्रोजेक्शन मिल जाता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। जब हम पेपर को ठीक इक्वेटर के पैरेलल पोल्स पर रखते हैं तो ये हमारा पोलर प्रोजेक्शन कहलाता है। मतलब ये वाला इक्वेटर के पैरेलल है, ये है हमारा पोलर प्रोजेक्शन। दूसरा है इक्वेटोरियल या फिर नॉर्मल प्रोजेक्शन। मतलब हम इस पेपर को ठीक इक्वेटर से परपेंडिकुलर एंगल में रख रहे हैं या फिर 90 डिग्री एंगल पे रख रहे हैं, ये हमारा इक्वेटोरियल प्रोजेक्शन है या फिर ये हमारा नॉर्मल प्रोजेक्शन है। तीसरा है अगर हम इस फ्लैट पेपर को ना इक्वेटर के पैरेलल रख रहे हैं ना ही इसको 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलरली रख रहे हैं, जस्ट हमने इसको टेढ़ा करके रख दिया, तो ये कहलाएगा हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ग्लोबल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम मैप प्रोजेक्शंस को कैसे क्लासिफाई करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल प्रॉपर्टीज 4 होते हैं। पहला है एरिया, दूसरा है शेप, तीसरा है डायरेक्शन, चौथा है डिस्टेंस। अब जिस प्रोजेक्शन में हम एरिया को प्रिजर्व करते हैं उसको हम इक्वल एरिया या फिर होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। अब इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। जिस प्रोजेक्शन में हम शेप को प्रिजर्व करते हैं उसको हम ऑर्थोमॉर्फिक या फिर ट्रू शेप प्रोजेक्शन कहते हैं। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। जिस प्रोजेक्शन में हम डायरेक्शन को प्रिजर्व करते हैं उसको हम एजीमुथल या फिर ट्रू बियरिंग प्रोजेक्शन कहते हैं। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। और जिस प्रोजेक्शन में हम डिस्टेंस को प्रिजर्व करते हैं उसको हम इक्विडिस्टेंट या फिर ट्रू स्केल प्रोजेक्शन कहते हैं। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। सोर्स ऑफ लाइट के आधार पर हम प्रोजेक्शंस को कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब सोर्स ऑफ लाइट को अगर हम ठीक ग्लोब के बीचों बीच रखें और लाइट को प्रोजेक्ट करें तो हमारा इमेज यहाँ पर बनेगा और इस टाइप के प्रोजेक्शन को हम नोमोनिक प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर हम सोर्स ऑफ लाइट को ठीक पेरिफेरी या फिर कॉर्नर में रखें या फिर जो ये फ्लैट पेपर है ठीक इससे डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड पे रखें तो इसको हम स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर हम सोर्स ऑफ लाइट को ग्लोब से इनफाइनाइट डिस्टेंस में रखें, मतलब कि ऐसा डिस्टेंस जिसको हम नाप नहीं सकते, तब हम उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ पर मैंने सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ पर दिखाया, लेकिन इन्फिनिटी मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट इतना दूर है कि हम उसको नंबर्स पे नहीं दिखा सकते। अब एग्जाम में इसको आप कुछ इस तरह लिखेंगे। अगर आप चाहें तो आप ड्रॉ करके भी ये दिखा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैप प्रोजेक्शंस। किसी भी प्रोजेक्शन को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें सबसे पहले रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड अर्थ का वैल्यू निकालना पड़ता है। रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड अर्थ या फिर आर को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, या तो इसको हम सेंटीमीटर में निकालेंगे या तो इसको हम इंचेस में निकालेंगे। अब अक्सर क्वेश्चन में आपको स्केल ऐसे दिया रहेगा या फिर स्केल की जगह वहां पर आरएफ लिखा रहेगा और वो वैल्यू कुछ ऐसा दिखेगा। तो 1:2 के बाद का जो वैल्यू है, अगर आपको आर सेंटीमीटर में निकालना है तो हम इस वैल्यू से उसको डिवाइड कर देंगे। वहीं पे दूसरी ओर अगर आपको आर इंचेस में निकालना है तो हम इस वैल्यू से उसको डिवाइड कर देंगे। कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ 1 स्टैंडर्ड पैरेलल क्या है? कॉनिकल प्रोजेक्शन मतलब वो प्रोजेक्शन जो बनाते वक्त हम एक कागज का कोन बनाते हैं या फिर हम इमेजिन करते हैं, फिर उस कोन को ग्लोब के ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड पैरेलल का मतलब ये है कि जब हम कोन को ग्लोब के ऊपर रखेंगे तो ग्लोब का जो हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर ग्लोब का जो पैरेलल पेपर के साथ टच होगा ये हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल कहलाएगा। अब यहाँ पर 1 स्टैंडर्ड पैरेलल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस प्रोजेक्शन को करते दौरान हम सिर्फ एक ही टचिंग पॉइंट को लेते हैं। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वेश्चन में जब भी आपको कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो हम 4 चीजें निकालेंगे। सबसे पहला है स्केल, जो कि आरएफ में दिया रहेगा। दूसरा है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, तीसरा है लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट और चौथा है उनके बीच का इंटरवल। अब फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। सबसे पहला है रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड अर्थ। उसके लिए हम उसको कुछ इस तरह निकालेंगे। स्केल में जो वैल्यू दिया गया है उसको हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम आर को सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं इसलिए हम इसको इस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसको इंचेस में निकालना होता तो ये वाला वैल्यू अलग होता। दूसरा स्टैंडर्ड पैरेलल। अब स्टैंडर्ड पैरेलल को निकालते टाइम लैटिट्यूड में जो वैल्यू दिया रहेगा हम उसको इस तरह प्लॉट करेंगे। इस तरह प्लॉट करने के बाद हम यहाँ पे जो बीच का वैल्यू है उसको एरो से अलग से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड पैरेलल 40 डिग्री नॉर्थ है।
तीसरा सेंट्रल मेरिडियन। अब सेंट्रल मेरिडियन के लिए यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट जो दिया रहेगा, हम इसको कुछ इस तरह प्लॉट करेंगे, 10 डिग्री ईस्ट से लेके 130 डिग्री ईस्ट तक। अब यहाँ पे इसको प्लॉट करने के बाद इसके बीचों बीच जो वैल्यू आएगा, जैसे कि यहाँ पे 70 डिग्री ईस्ट है, उसको हम एरो से मार्क करके सेंट्रल मेरिडियन लिखेंगे। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें आर का जो वैल्यू मिला है, जो कि इस केस में 2.56 सेंटीमीटर है, वो हम कंपास में मेजर कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल रूलर का इस्तेमाल किया है, आप अगर चाहे तो डायगोनल स्केल का यूज़ कर सकते हैं। अब वो मेजर लेने के बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब ये ड्रॉ करने के बाद ठीक इसके बीच से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन में इंटरवल 10 डिग्री कहा गया है, इसलिए हम भी 10 डिग्री ड्रॉ करेंगे। उसके लिए यहाँ पर जो पॉइंट है, इसके ऊपर हम ये वाला पॉइंट रखेंगे। रखने के बाद ये हमने मार्क किया 10 डिग्री। अब इसके बाद स्टैंडर्ड पैरेलल का हमें जो वैल्यू मिला है, जो कि 40 डिग्री है, हम उसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। तो उसको हम दोनों साइड ड्रॉ करेंगे। ये करने के बाद आप यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। अब उसके लिए इस पॉइंट के ऊपर आप ऐसे कंपास को रखेंगे, फिर यहाँ पे आपने 90 डिग्री मार्क कर दिया। सेम इस साइड भी वैसा ही करेंगे, फिर आप इन्हें जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है, इसके साथ आप इसको मिला देंगे। ये आपका 90 डिग्री एंगल बन चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा 10 डिग्री है, ये हमारा 40 डिग्री है, ये रहा O, ये D, ये E, ये C, A, फिर B, फिर ये वाला पॉइंट P। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने 10 डिग्री का जो वैल्यू निकाला है, इसके ऊपर हल्का करके कंपास रख के ठीक इस वाले मेजरमेंट को लेने के बाद हम यहाँ पे कंपास को रख के ऐसे एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करेंगे। अब सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आप इस लाइन से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कि वो यहाँ पे टच हो। तो उसके लिए मैं रूलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको आप मार्क करेंगे x और y। अब ठीक इस फिगर के बगल में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये P के बराबर यहाँ पर हो। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर जो डिस्टेंस है, आप इसको कंपास से मेजर कर लेंगे। फिर ठीक इस पॉइंट पे रखने के बाद आप ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क आपका स्टैंडर्ड पैरेलल है। उसके बाद यहाँ पे जो 10 डिग्री है, इसको भी आप कंपास से मेजर कर लेंगे। अब क्योंकि ये वाला आपका 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री के ऊपर आपको 50, 60 और 70 डिग्री नॉर्थ बनाना है, और ठीक इसके नीचे 30, 20, 10 डिग्री नॉर्थ बनाना है। तो उसके लिए हम ठीक स्टैंडर्ड पैरेलल के ऊपर कंपास को रखने के बाद एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक वैसे ही एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर ये करने के बाद यहाँ पे जो आपका मेजरमेंट आया था, आप इसको भी कंपास में ले लेंगे। अब क्योंकि ये वाला आपका सेंट्रल मेरिडियन है, मतलब ये 70 डिग्री ईस्ट है, तो 70 डिग्री ईस्ट के लेफ्ट साइड में आपको 10, 20, 30, 40, 50 और 60 डिग्री लॉन्जिट्यूड बनाना है, और इसके राइट साइड में आपको 80, 90, 100, 110, 120, 130 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड बनाना है। तो यहाँ पर हम 6 पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। अब ये करने के बाद वापस से यहाँ पे कंपास रखने के बाद आप ठीक लास्ट मार्क किए गए पॉइंट को कंपास से लेंगे। फिर उसी लाइन से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये करने के बाद आप यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। सेम इस साइड भी आप इसको ऐसे मिला देंगे। सेम इसी तरह आप एक एक करके पॉइंट्स को लेंगे। अब ये पूरा करने के बाद आप इन पॉइंट्स को भी जोड़ देंगे। अब ये हो जाने के बाद आप यहाँ पे पेन से इन चीज़ों को मार्क कर लेंगे, और मार्क करते टाइम यहाँ पे आप
डिग्रीज को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने डिग्री का सिंबल नहीं दिया तो एग्जामिनर अगर चाहे तो आपका मार्क्स काट सकता है। अब ये करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर 70 डिग्री आपका सेंट्रल मेरिडियन है, आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, और 40 डिग्री नॉर्थ आपका स्टैंडर्ड पैरेलल है, तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिखेंगे। ये करने के बाद आप ऊपर हेडिंग देंगे, यहाँ पे आप RF को मेंशन कर दें। ये बन गया आपका फाइनल कंस्ट्रक्शन। अब अगर आपको क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप उसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला, यहाँ पर जो पैरेलल्स है ये सर्कल्स बनाते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा इक्वल ही रहता है। दूसरा, यहाँ पर जो मेरिडियंस होते हैं ये मेरिडियंस पोल्स पे जाके जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो ये मेरिडियंस हैं ये हमेशा पैरेलल के साथ 90 डिग्री एंगल्स में इंटरसेक्ट करते हैं। अब पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और मेरिडियन मतलब वर्टिकल लाइन। तीसरा, यहाँ पे मेरिडियंस का जो डिस्टेंस है, मतलब मेरिडियंस के ऊपर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ पर एकदम एक्यूरेट है, मतलब रियल अर्थ में जितना डिस्टेंस है हम जो प्रोजेक्शन करेंगे उसमें भी जो डिस्टेंस दिया रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। चौथा, यहाँ पर जो 90 डिग्री पोल्स है ये हमेशा एक आर्क की तरह हम देखेंगे, मतलब रियल वर्ल्ड में जैसा हम देख सकते हैं कि 90 डिग्री एकदम टॉप में होता है, लेकिन इस प्रोजेक्शन में 90 डिग्री एक आर्क की तरह हमें देखने को मिलता है। पांचवा, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पैरेलल है, स्टैंडर्ड पैरेलल का जो डिस्टेंस है ये ट्रू डिस्टेंस है या फिर एक्यूरेट डिस्टेंस है, मतलब रियल वर्ल्ड में जो डिस्टेंस देखने को मिलेगा वही डिस्टेंस हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। अब स्टैंडर्ड पैरेलल से हम जितना ऊपर या फिर जितना नीचे जाएंगे ये डिस्टेंस एग्जैजरेट हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस और ट्रू डिस्टेंस नहीं रहेगा या फिर ये एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं रहेगा। छठवां पॉइंट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरिडियंस जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ साथ मिल जाते हैं या फिर क्लोज चले आते हैं। सातवां, इस प्रोजेक्शन में ना ही हम एरिया को प्रॉपर्ली दिखा सकते हैं और ना ही शेप को प्रॉपर्ली दिखा सकते हैं, मतलब कि इस प्रोजेक्शन में एरिया और शेप दोनों ही डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। अब एग्जाम में इसको लिखने के लिए आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। लिमिटेशंस, इसका पहला लिमिटेशन ये है कि इस प्रोजेक्शन से हम वर्ल्ड मैप को नहीं दिखा सकते, और दूसरा लिमिटेशन ये है कि इस प्रोजेक्शन के जरिए हम किसी एक हेमिस्फीयर को भी नहीं दिखा सकते। हेमिस्फीयर का मतलब है कि ये रहा आपका पूरा वर्ल्ड, और अगर हम इक्वेटर से इसको डिवाइड कर दे तो इसके ऊपर वाला पोर्शन हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे वाला पोर्शन हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो इससे ना ही हम वर्ल्ड मैप को दिखा सकते हैं ना ही हम हेमिस्फीयर को दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्शन करें तो फिर स्टैंडर्ड पैरेलल के अलोंग तो जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेट आ जाएगा, लेकिन ये जितना बढ़ते जाएगा ये डिस्टेंस उतना ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा। अब एग्जाम में आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। यूजेस, इसका पहला यूज ये है कि आप इसका इस्तेमाल करके जो मिड लैटिट्यूड्स है, मिड लैटिट्यूड्स मतलब ये अगर आपका ग्लोब है ये एकदम बीचों बीच से काटने वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका इक्वेटर है, ये रहा आपका पोल्स, इसके ठीक बीचों बीच का जो रीजन है इसको हम मिड लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये रहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मिड लैटिट्यूड, ये रहा सदर्न हेमिस्फीयर का मिड लैटिट्यूड। तो फिर मिड लैटिट्यूड के रीजन को प्रोजेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंशन जो है ये ज्यादा होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ये वाला डिस्टेंस कम होगा, मतलब ये छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा। दूसरा ये है कि अगर कोई स्ट्रिप ऑफ लैंड स्टैंडर्ड पैरेलल के बराबर जाए तो उसको हम बहुत ही एक्यूरेट तरीके से दिखा सकते हैं। यही हमारा तीसरा पॉइंट बनता है। इससे हम रेलवे लाइन या फिर रोडवेज या फिर रिवरवेज को बहुत ही आसानी से या फिर बहुत ही एक्यूरेटली दिखा सकते हैं। चौथा, इसका इस्तेमाल करके हम कैनेडियन पैसिफिक रेलवेज या फिर ट्रांस साइबेरियन रेलवेज जैसे बहुत से ऐसे चीज़ों को दिखा सकते हैं। एग्जाम में इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन क्या है? इसको हम लैम्बर्ट्स प्रोजेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैरेलल से और जो मेरिडियन से वो एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो इक्वेटर का जो पैरेलल है वो
पोल्स के पैरेलल के बराबर है। मतलब ये मान लीजिए आपका इक्वेटर, ये मान लीजिए आपका पोल्स, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं होता। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। सबसे पहला है रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड अर्थ। यहाँ पर हम आर को सेंटीमीटर में निकालेंगे, इसलिए हमने स्केल के इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड किया है। उसके बाद हमें आर का वैल्यू यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर मिल रहा है। दूसरा है लेंथ ऑफ इक्वेटर। लेंथ ऑफ इक्वेटर निकालने के लिए हम यहाँ पे 2πr फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब 2πr में इस r का मतलब रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड अर्थ है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड अर्थ 2.1 सेंटीमीटर है, वही वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है। तो फाइनली लेंथ ऑफ इक्वेटर हमारा 13.2 सेंटीमीटर आ रहा है। तीसरा है इंटरवल अलोंग इक्वेटर, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। इसको निकालने के लिए आप लेंथ ऑफ इक्वेटर में आपको जो वैल्यू मिल रहा है, आप उसको इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर लेंथ ऑफ इक्वेटर 13.2 सेंटीमीटर है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पर इंटरवल 15 डिग्री है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकलेगा, आप उसको 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। उसके बाद फाइनल जो आंसर निकलेगा वो होगा आपका इंटरवल अलोंग इक्वेटर। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड अर्थ में जो वैल्यू मिला है उसको हम कंपास में ले लेंगे। अब हमें आर का वैल्यू यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर मिला है। अब ये वैल्यू लेने के बाद हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो आर का वैल्यू मतलब 2.1 सेंटीमीटर का वैल्यू हमने यहाँ पे रेडियस लेकर यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर स्केल रखकर ठीक सर्कल के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन मैंने इसलिए बड़ा ड्रॉ किया है क्योंकि इसके अगले स्टेप में हमें लेंथ ऑफ इक्वेटर में जो वैल्यू मिला है मतलब 13.2 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 13.2 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है। अब ये करने के बाद हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रोजेक्शन का इंटरवल 15 डिग्री का है, इसलिए हम ठीक सर्कल के बीचों बीच प्रोटेक्टर को रखकर 15 के मल्टीपल्स मार्क कर लेंगे। सबसे पहले 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 75 डिग्री और आखिर में 90 डिग्री। ठीक उसी तरह इस साइड भी मार्क कर लेंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, मतलब 90 डिग्री को मैंने ऐसे रखकर फिर क्यों मैंने मेजरमेंट लिया। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप ऐसे करके इसको बनाएंगे तो ये पहली बात जल्दी बन जाएगा और दूसरा ये प्रोटेक्टर बार बार हिलेगा नहीं। अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो हम इस साइड का मेजरमेंट लेने के बाद जब इस साइड में इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर हल्का डिस्टॉर्शन आ सकता है। अभी करने के बाद आप ठीक इस सेंटर के ऊपर पेंसिल रखेंगे और फिर यहाँ पर जो मेजरमेंट है ऐसे लाइंस खींच देंगे। अब इसको आप सेंटर में पेंसिल रख के इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि हम यहाँ से ऐसे रैंडमली खींच देते हैं तो सेंटर चेंज हो जाता है, और सेंटर में पेंसिल अगर रख के हम करेंगे तो ये चीज़ फास्ट भी होता है। देखिए अभी तक हमारा सेंटर एकदम फिक्स्ड है। अब ये हो जाने के बाद आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब अगर आप चाहे तो ऐसे कंपास से इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको कैसे किया है, इस सीधे लाइन को मैंने इसके ऊपर रखा है, रखने के बाद मैंने इसको ऐसे खींच दिया। अब ये वाला लाइन खींचने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने कंपास में इंटरवल अलोंग इक्वेटर में जो वैल्यू है जो 0.55 सेंटीमीटर है, आप उसको वापस से कंपास में ले लेंगे। अभी लेने के बाद आप यहाँ पे ऐसे मार्क करते चले जाएंगे और इस इक्वेटर वाले लाइन को हम 24 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे। आपको अलग से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 24 मार्क किया है या नहीं, क्योंकि अगर आपने मेजरमेंट एकदम एक्यूरेटली लिया होगा तो आपका 24 में ही आके लाइन ख़त्म होगा। अब ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 13.2 जो है मतलब लेंथ ऑफ इक्वेटर जो है मैंने यहाँ पे मार्क किया था, लेकिन ये वाला पॉइंट लेते वक्त मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो आपका भी इतना सा डिस्टॉर्शन आ सकता है क्योंकि मैनुअली करते टाइम कंपास में मेजरमेंट थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो अगर आपका मेजरमेंट यहाँ तक आ रहा है तो फिर आप इस लाइन को यहाँ तक ही लेंगे, आप इस पॉइंट को नहीं लेंगे। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि अगर आपका लास्ट पॉइंट में ऐसे मेजरमेंट लेते टाइम आपके मार्क किए गए पॉइंट से ये ज़्यादा आ रहा है तो आप इस वाले पॉइंट को लेंगे। अब ये लेने के बाद आप वापस से यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप सेट स्क्वायर लेंगे, फिर ठीक इक्वेटर के पैरेलल इसको रखेंगे
रखने के बाद आप इसको यहाँ तक स्लाइड करेंगे, हर एंगल के इस कॉर्नर तक आप स्लाइड करेंगे। स्केल को आप ऐसे रखेंगे। अब आपको ध्यान देना है, आपका ये वाला स्केल नहीं हिलना चाहिए, आपको सिर्फ सिंपली इसको ऐसे स्लाइड करना है, अप डाउन ऐसे स्लाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लाइड किया, फिर मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया, अब वापस से यहाँ पे स्लाइड किया, ये वाला लाइन मैंने खींच दिया, फिर यहाँ पे मैंने खींच दिया, फिर वापस से ऐसे मैं खींचे जा रहा हूँ। अब आप इस वाले स्केल को जितना मूव करेंगे आपका ये प्रोजेक्शन में डिस्टॉर्शन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके इस नीचे वाले स्केल को हम फिक्स्ड रख सकें। हालांकि ये करते टाइम आपको ये भी ध्यान देना है कि आप नीचे जो सरफेस है आपका वो भी एकदम प्लेन होना चाहिए। ये करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इन लाइंस को एक्सटेंड कर देंगे। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पे जो लाइंस आपने बनाए हैं और यहाँ पे आपने जो मेजरमेंट लिया है इसको आपको एक्सटेंड कर देना। अब ये करने के बाद आप अगर चाहे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये 15 डिग्री है। इसे लिखने के बाद आप यहाँ पे इनको मार्क कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर कुछ ज़्यादा ही कॉन्जेस्टेड हो चुका है। तो आप अगर चाहे तो बीच का एक वैल्यू आप ना लिखकर आप डायरेक्टली ऐसे 15, 45, 75 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। सब कुछ करने के बाद फाइनली आपका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर आपको क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप उसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला यहाँ पर जो पैरेलल्स है और जो मेरिडियंस है ये हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं। दूसरा, यहाँ पर पोल्स पे जो पैरेलल्स है और इक्वेटर पे जो पैरेलल्स है इनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। तीसरा, इक्वेटर पे जो पैरेलल है या फिर इक्वेटर का जो लाइन है वो ट्रू स्केल शो करता है, मतलब कि इस प्रोजेक्शन पे इक्वेटर लाइन पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और रियल वर्ल्ड पे उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेट है। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। लिमिटेशंस, सबसे पहला जैसे कि मैंने आपको बताया इक्वेटर पे हमें ट्रू स्केल देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन पोल्स पे जब हम जाते हैं तो ये धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होता है। दूसरा, इस प्रोजेक्शन में हम शेप को नहीं दिखा सकते या फिर इस प्रोजेक्शन में शेप हमेशा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तीसरा, इस प्रोजेक्शन में हम एरिया को तो दिखा देते हैं लेकिन उसके चक्कर में हम शेप को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन नॉन ऑर्थोमॉर्फिक है। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। यूजेस, पहला, हम इस प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ के बीच का डिस्टेंस बहुत एक्यूरेटली या फिर अच्छे से दिखा सकते हैं। दूसरा, इस प्रोजेक्शन से हम टी, राइस, कॉफी, रबर, शुगर केन जैसे ट्रॉपिकल क्रॉप्स या फिर प्लांटेशन क्रॉप्स को बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। मर्केटर्स प्रोजेक्शन क्या है? 1569 में डच कार्टोग्राफर या फिर नेदरलैंड के कार्टोग्राफर मर्केटर गेरार्डस कार्मर ने मैथमेटिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये वाला प्रोजेक्शन बनाया था। ये प्रोजेक्शन ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन है, मतलब इसमें करेक्ट शेप को मेंटेन किया जाता है। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब भी आपको मर्केटर्स प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाएगा आप क्वेश्चन से दो चीज निकालेंगे। सबसे पहला है स्केल, दूसरा है इंटरवल। अब मर्केटर्स प्रोजेक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चार चीज चाहिए। सबसे पहला है रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड अर्थ। यहाँ पर हम r को इंचेस में निकाल रहे हैं, इसलिए हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड किया है। अगर हम यहाँ पर r के वैल्यू को इंचेस की जगह सेंटीमीटर में निकालते तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू डिफरेंट होता। अब यहाँ पे r का वैल्यू 1 इंच आ रहा है। दूसरा, लेंथ ऑफ इक्वेटर। लेंथ ऑफ इक्वेटर के लिए हम 2πr फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर r का मतलब रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड अर्थ है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड अर्थ का मेजरमेंट 1 इंच है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। फाइनली लेंथ ऑफ इक्वेटर हमारा 6.28 इंचेस आ रहा है। तीसरा, इंटरवल अलोंग इक्वेटर। अब इसको हम i से डिनोट कर रहे हैं। इसके लिए लेंथ ऑफ इक्वेटर में हमें जो वैल्यू मिलेगा जो कि यहाँ पे 6.28 इंचेस है उसको हम इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इंटरवल 15 डिग्री है। ये करने के बाद हम इसको 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर इंटरवल अलोंग इक्वेटर 0.26 इंचेस आ रहा है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
हालांकि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन मर्केटर्स प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको जो टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा उसमें यही वाला फॉर्मूला काम आएगा। अब इस वाले फॉर्मूले को लिखने के बाद हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल का हेडिंग होगा टेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टेंस फॉर लैटिट्यूड। उसके बाद हम यहाँ पर 5 कॉलम्स बनाएंगे जिनमें हम इन चीज़ों को लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको लिखने के बाद आपको इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लिखा तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काट सकता है। अब यहाँ पर थीटा साइन के नीचे हमने 15, 30, 45, 60 और 75 इसलिए लिखा है क्योंकि ये सभी 15 के मल्टीपल्स हैं। जैसे कि इससे पहले हमने क्वेश्चन में इंटरवल का वैल्यू 15 डिग्री देखा है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे वो सारे 15 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75। लेकिन यहाँ पे हमने 15 6 90 नहीं लिखा। अब यहाँ पे अगर कोई वैल्यू 90 डिग्री से कम होता तो हम उसको लिखते, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो या फिर 90 डिग्री हो तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अब वो क्यों नहीं लिखेंगे वो हम कुछ देर बाद समझेंगे। अब ये करने के बाद हम यहाँ पर इसको फॉर्मूला से ऐसे निकालेंगे और फिर वैल्यूज को ऐसे लिख देंगे। अगर कैलकुलेटर पे हम इस चीज़ को करें तो हम इसको कुछ इस तरह कर सकते हैं, 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 फिर प्लस 45। अब यहाँ पर अगर आप चाहे तो डिग्री साइन दे सकते हैं, अगर आप डिग्री साइन ना भी दें तो भी सेम वैल्यू ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू 52.5 आया है, यहाँ पर भी 52.5 दिया गया है। अब वैसे ही हम दूसरे वैल्यूज़ को भी निकाल लेंगे। अब उसके लिए हम इसको स्टार्टिंग से ना करके हम सिर्फ सामने वाले वैल्यूज़ को ही चेंज करेंगे। जैसे 15 के बाद 30 था तो हम यहाँ पे ऐसे 30 लिखेंगे और फिर ऐसे निकालेंगे। सेम इसी तरह 45, सेम इसी तरह 60, फिर 75, फिर आखिर में 90। ये वाला आपको एग्जाम में नहीं लिखना, या फिर आप जब भी टेबल बनाएंगे आपको ये नहीं लिखना। मतलब कि लास्ट में ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन ये आपको नहीं लिखना। मैंने सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए बनाया है। आप सिर्फ यहाँ से लेकर इतना ही ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद आप आर का वैल्यू लिखेंगे जो कि यहाँ पे 1 इंच है। अब आप 1 इंच लिख के इसको एरो से ऐसे दिखा देंगे क्योंकि आर का वैल्यू सबके लिए सेम है। अब ये करने के बाद आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम कैलकुलेटर में कुछ ऐसे करेंगे। सबसे पहले क्योंकि आर का वैल्यू 1 है तो हम 1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर 2.3026, फिर यहाँ पे लॉक का बटन प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद 10 का बटन प्रेस करेंगे। करने के बाद हम 52.5 लिखेंगे, फिर इक्वल टू जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 0.2648439662। अब हम इतना बड़ा वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 4 के बाद 8 आ रहा है तो हम राउंड ऑफ करके 4 को 5 लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने वैल्यू को 0.265 लिखा है। दूसरे वैल्यू को निकालने के लिए आप इसको स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, बल्कि पीछे से कर्सर को ऐसे प्रेस करते करते यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे दूसरे वैल्यू को लिखेंगे, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर आपके पास जो वैल्यू रहेगा फिर से 3 डिजिट तक ही आपको लिखना है। क्योंकि यहाँ पे 9 के बाद 3 है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 9 ही रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 0.549 लिखा है। अब ऐसे करके आप सभी वैल्यूज को फिलअप करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर अगर लॉक के बाद हमने 90 डिग्री लिखा तो क्या वैल्यू आएगा, ये हमारा मैथमेटिकल एरर शो कर रहा है, मतलब कि हम इसको नहीं ड्रॉ कर सकते। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप इस रो को नहीं ड्रॉ करेंगे, आप सिर्फ एग्जाम में यहां से लेकर यहां तक ही ड्रॉ करेंगे, ये वाला आपको नहीं बनाना। तो ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है आप रिजल्ट में चाहे तो उसको ही यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगर ड्रॉ करते टाइम आपको ये वाला वैल्यू रिड्यूस करना हो तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने वैल्यू को सेम रखा है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे इसको 0.26, 0.54, 0.88, 1.31, 2.02 ऐसे करके लिख सकते हैं। मर्केटर्स प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आप पेपर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको इंटरवल अलोंग इक्वेटर में जो वैल्यू मिला है वो आप कंपास में ले लेंगे। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे हमें 0.26 इंचेस का वैल्यू मिला है। ये लेने के बाद हम यहाँ पर ऐसे करके 24 पॉइंट्स बनाएंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा हमारा सेकेंड पॉइंट, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th,
14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th 24th पॉइंट तक हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। ये करने के बाद आप प्रोटेक्टर को लेंगे और ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है इसको इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद एकदम कॉर्नर में एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक वैसे ही दूसरे साइड भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमें टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर लैटिट्यूड में जो वैल्यूज़ मिला है वो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जैसे सबसे पहला वैल्यू है 0.265, फिर 0.549, फिर 0.881, फिर 1.317, फिर 2.028। इसके बाद हम कंपास की मदद से इन मेजरमेंट्स को वापस ले लेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको एक एक करके मार्क करेंगे। आपको इन मेजरमेंट्स को लेके बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेजरमेंट थोड़ा इधर उधर हो गया तो आपका लाइन टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। आप शायद देख सकते हैं कि लास्ट का मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है, तो इस गैप को हम पहले कवर करेंगे। इस गैप को कवर करने के बाद हम इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। फिर ये हो जाने के बाद हम यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वो करने के लिए इन लाइंस को रूलर की इस लाइन के ऊपर रखेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब ये हो जाने के बाद हम एक एक करके पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। अब ठीक यहाँ से आप काउंट करेंगे 12th लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपका बन जाएगा 0 डिग्री। अब यहाँ पर फिर इंटरवल के अकॉर्डिंग आप डालते जाएंगे, जैसे 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90, 105, फिर 120, फिर 135, फिर 150, फिर 165, फिर यहाँ पर 180 डिग्री ईस्ट। सेम यहाँ पर भी आप करेंगे ऐसे। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो आपका ये लाइन है, ये है आपका इक्वेटर। ये हो जाने के बाद आप नीचे लिख देंगे RF 1:2 और ऊपर हेडिंग में लिख देंगे। सब कुछ करने के बाद फाइनली आपका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर आपको क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप उसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला, इस प्रोजेक्शन में पैरेलल्स और मेरिडियंस दोनों ही स्ट्रेट लाइंस हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल में इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो पैरेलल्स हैं वो सारे सेम लेंथ के हैं, मतलब इक्वेटर पे पैरेलल का जो लेंथ है पोल्स पे भी पैरेलल का हम वही सेम लेंथ देख सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे जो मेरिडियंस है ये सारे लेंथ में एकदम इक्वल हैं। उसी के साथ साथ इन मेरिडियंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, लेकिन ये मेरिडियंस जो डिस्टेंस दिखाते हैं ये रियल वर्ल्ड या फिर ग्लोब के मेरिडियन के डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है। चौथा, यहाँ पे जो पैरेलल्स है, पैरेलल्स के बीच का जो स्पेसिंग है वो इक्वेटर में कम और पोल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो पैरेलल्स के बीच का स्पेसिंग धीरे धीरे बढ़ते जाता है। पांचवा, यहाँ पर जो इक्वेटर का जो पैरेलल है ये ट्रू स्केल है, मतलब रियल वर्ल्ड में या फिर ग्लोब में इक्वेटर में जो डिस्टेंस है वो और ये वाला डिस्टेंस एकदम एक्यूरेट है। छठवा, इस प्रोजेक्शन में हम एरिया के शेप को तो मेंटेन करते हैं, लेकिन जब हम हायर लैटिट्यूड्स में जाते हैं तो इसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। सातवां, इस प्रोजेक्शन में हम ये देखते हैं कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो कंट्रीज का साइज बढ़ जाता है, मतलब कि इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज हैं ये ग्रीनलैंड से बड़े होने के बावजूद भी जब हम इसे मर्केटर्स पोजीशन में देखते हैं तो हमें ग्रीनलैंड इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से साइज में बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। आठवां, ये एक एजिमुथल प्रोजेक्शन है, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन को मेंटेन किया जाता है। नवा पॉइंट, ये एक ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन है क्योंकि मेरिडियन का स्केल और पैरेलल का स्केल दोनों इक्वल है। इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। लिमिटेशंस, इस प्रोजेक्शन के जरिए हम इक्वेटर के पास के कंट्रीज को तो एक्यूरेटली दिखा सकते हैं, लेकिन जब हम पोल्स के पास के कंट्रीज को दिखाएंगे तो ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा। मतलब कि ग्रीनलैंड यूएसए से
साइज में 1/10 होने के बावजूद भी जब हम इसे मर्केटर्स प्रोजेक्शन में देखते हैं तो हमें ग्रीनलैंड यूएसए के बराबर दिखता है। दूसरा, पोल्स को इस प्रोजेक्शन में हम 90 डिग्री पैरेलल की तरह नहीं दिखा सकते और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेरिडियंस इन्हें टच करते हैं। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। यूजेस, पहला, इससे हम वर्ल्ड मैप को बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं। दूसरा, नेविगेशन के टाइम ये प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तीसरा, इसका इस्तेमाल करके हम ड्रेनेज पैटर्न, ओशन करेंट्स, टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही अच्छे से दिखा सकते हैं। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब लेक्सोड्रोम्स या फिर रंब लाइन क्या है? मर्केटर्स प्रोजेक्शन में किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रंब लाइन कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहां पे सिर्फ मर्केटर्स प्रोजेक्शन की बात की गई है। मतलब मर्केटर्स प्रोजेक्शन में ही अगर हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करें तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो रंब लाइन कहलाता है। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ग्रेट सर्कल्स क्या है? मर्केटर्स प्रोजेक्शन में हम रंब लाइन को देख सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में उन्हीं 2 पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो स्क्रीन पे दिए गए सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए सवालों को सॉल्व करने के लिए आप वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन को ही सिर्फ यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने आंसर में लिखते हैं तो आपके आंसर में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी आ जाएगा। और आंसर चेकिंग और इवैल्यूएशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।